नीड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग से डिसास्टर मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ, सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों में सेक पेपर पढ़ना है। तीनों का सिलेबस सेम है, इसलिए आप किसी भी सेमेस्टर में हो, यदि आप सेक पेपर रखे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्रश्न हमारा है, भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? भूस्खलन के कारणों तथा प्रभावों का वर्णन करें। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भूस्खलन क्या होता है, इसके कौन कौन से कारण है और इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। उत्तर में पहला हेडिंग आपको देना है भूस्खलन। भूस्खलन जिसे इंग्लिश में लैंडस्लाइड कहा जाता है, जब किसी ढालू भूभाग पर मिट्टी या चट्टानें ऊपर से नीचे की ओर खिसकती है या लुढ़कती है तो उसे भूस्खलन कहा जाता है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो देखो, इसको अच्छी तरह से समझ लो। जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर खिसकता है या लुढ़कता है तो इसे ही भूस्खलन कहा जाता है। भूस्खलन को इंग्लिश में लैंडस्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यानी जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह कोई भी सामान को नीचे की ओर खींच लेता है। ठीक है, तो भूस्खलन का साफ साफ मतलब है, जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर खिसकता है, लुढ़कता है तो इसे ही भूस्खलन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे यहाँ पर दिया हुआ है भूस्खलन। भूस्खलन या लैंडस्लाइड पृथ्वी पर तीसरी सर्वाधिक विनाशक प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन आपदा प्रबंधन पर प्रतिवर्ष लगभग 400 अरब डॉलर खर्च किया जाता है। तो इसको अच्छी तरह से समझना है आपको। दुनिया में सबसे सर्वाधिक प्राकृतिक विनाशक आपदा भूकंप को माना जाता है। भूकंप के कारण प्रतिवर्ष लाखों लोग मरते हैं। इसके बाद बाढ़ आता है। बाढ़ क्यों आता है? जब अत्यधिक वर्षा होता है, तो अत्यधिक वर्षा के कारण बिजली भी गिरती है, तो बाढ़ के समय ही लोगों पर ज़्यादा बिजलियाँ गिरती है। इसके कारण बहुत लोगों को बेघर होना पड़ता है या बहुत लोग प्रभावित होते हैं। तो पहला भूकंप हो गया, सर्वाधिक विनाशक प्राकृतिक आपदा। दूसरा बाढ़ हो गया और तीसरा भूस्खलन आता है। जो भूस्खलन आपदा प्रबंधन है, यह क्या करता है? प्रतिवर्ष लगभग 400 अरब डॉलर से अधिक खर्च करता है इसके मैनेजमेंट में। जब यह आपदा आता है भूस्खलन वाला, तो समझ सकते हो यह कितना विनाशक है। तो यह था भूस्खलन के बारे में थोड़ा सा परिचय। अब हम लोग इसके देखेंगे कौन कौन से कारण हैं। तो चलते हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है भूस्खलन के कारण। तो भूस्खलन के मुख्यतः दो कारण होते हैं, पहला प्राकृतिक कारण और दूसरा मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में भी बहुत सारे पॉइंट आते हैं और मानवीय कारण में भी बहुत सारे पॉइंट आते हैं। तो देखते हैं हम लोग भूस्खलन के प्राकृतिक कारण को। पहला हमारा तीव्र ढाल। तीव्र ढाल भूस्खलन के प्रमुख कारकों में से एक है। पर्वतीय तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में तीव्र ढाल के कारण अत्यधिक भूस्खलन होता है। ढाल अधिक होने से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पहाड़ी ढलानों का कमजोर भाग तीव्र गति से खिसक कर नीचे आ जाता है। देखो, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ढाल कर लेना है। यहाँ दल लिखा गया है, इसको क्या कर लीजिएगा? ढाल कर लीजिएगा। देखो, भूस्खलन के प्राकृतिक कारण का पहला पॉइंट क्या है? तीव्र ढाल है। यानी कोई भी चीज़ जितना ऊंचा से गिरेगा, तीव्र ढाल से गिरेगा, वह स्पीड से आएगा। जैसे आप लोग कोई पिक्चर या फिल्म में देखे होंगे, जब पहाड़ी क्षेत्रों से कोई पत्थर गिरा देता है तो वह रफ्तार से एकदम नीचे की ओर आता है। तो कोई भी चीज़ जितना तीव्र ढाल पर होगा वहाँ पर ज़्यादा ही भूस्खलन आएगा। जैसे कोई पहाड़ ले लेते हैं हम लोग, पर्वत ले लेते हैं। पर्वत का यदि कोई भाग कमजोर है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण नीचे की ओर खिसकने लगती है। इससे क्या हो जाता है? भूस्खलन हो जाता है। भूस्खलन कहने का मतलब है कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की ओर लुढ़कती है तो इसे ही भूस्खलन कहा जाता है। तो भूस्खलन का पहला कारण क्या था? तीव्र ढाल था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, दूसरा कारण है जल। तो जल किस भूस्खलन का कारण बनता है, इसको हम लोग देखते हैं। जल के कारण भी भूस्खलन होता है। वैसे पहाड़ या ढालू क्षेत्र जहां ऊपर की ओर कठोर तथा नीचे की ओर मुलायम चट्टानों का स्तर पाया जाता है, उन क्षेत्रों में जब वर्षा होती है तो दरारों के माध्यम से वर्षा का जल कोमल या मुलायम चट्टानों में प्रवेश कर जाता है। परिणाम स्वरूप कोमल चट्टानें फिसल कर नीचे आ जाती है। देखो, इनको अच्छे तरह से समझना है। जो जल है, जल भूस्खलन का कारण कैसे बनता है? मान लेते कोई पर्वत है, पर्वत का ऊपर वाला भाग कठोर है लेकिन नीचे वाला जो भाग है वह मुलायम है। तो जब कभी भी यहाँ पानी पड़ता है या वर्षा होती है तो दरारों के माध्यम से पानी जो होता है मुलायम वाले भागों में चली जाती है, जिससे वह कमज़ोर हो जाता है। यानी पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिससे जो कठोर वाला भाग होता है वह फिसल करके लुढ़क करके नीचे आ जाता है, जिससे भूस्खलन की घटना होती है। तो यह दूसरा कारण था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, तीसरा कारण है भूकंप। पृथ्वी के अंदर विवर्तनीय घटनाएं घटित होती रहती है, अतः जब भी पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप आता है तो बहुत बड़े भूभाग तक भूस्खलन होता है। देखो, जो भूकंप है इसके कारण घर द्वार तो धंसता ही है। मैदानी क्षेत्रों में भूकंप आते आप तो देखे ही होंगे या सुने जरूर होंगे। लेकिन जो भूकंप है, सर्वाधिक भूकंप पहाड़ी क्षेत्रों में आता है, क्योंकि वहाँ पर जो विवर्तनीय घटनाएं होती है वह घटित होती रहती है। एक प्लेट इधर जाता है तो दूसरा प्लेट इधर उधर जाते रहता है, और जब कभी भी दोनों प्लेट आपस में टकरा जाता है तो इससे भूकंप आता है। और भूकंप के कारण क्या होता है? पहाड़ी वाले जो ढाल होते हैं वह लुढ़क करके धंस उस जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। तो भूकंप के कारण भी भूस्खलन की घटना होती है। ठीक है, यह तीसरा कारण था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
चौथा कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसको मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके कारण कोई भी चीज़ पृथ्वी की ओर खिसकने लगती है। इसको देखते हैं हम लोग। गुरुत्वाकर्षण बल को भूस्खलन के सबसे बड़े कारकों में से एक माना जाता है। खड़ी और बड़ी चट्टानें भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिसक जाती है। इस प्रकार की घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होती है। तो मैंने आपको बताया था, जो पहाड़ी वाला इलाका होता है, यदि वहाँ पर कोई कमज़ोर भाग है ऊपर वाला इलाका, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा, इसको खींचने का प्रयास करेगा, और यदि यह ज़्यादा कमज़ोर होगा तो यह लुढ़क जाएगा और इसके कारण भूस्खलन हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा भूस्खलन इसी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पांचवा कारण है नदी अपरदन। जब मानसून के समय में अत्यधिक वृष्टिपात अर्थात अत्यधिक वर्षा होती है, तो नदियों में भारी मात्रा में जल भर जाता है, जिससे नदियां अपने तटों के दोनों ओर अपरदन करने लगती है। अतः जब नदियां पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टियों या चट्टानों का अपरदन करती है, तो वहां भूस्खलन की घटनाएं होती है। देखो, इनको अच्छी तरह से समझना है। नदी अपरदन कब होता है, तो नदी अपरदन तब होता है जब उसमें ज़्यादा पानी होगा। ज़्यादा पानी मानसून के समय में देखने को मिलता है। मानसून के समय में हद से ज़्यादा पानी पड़ने लगता है, जिसके कारण जहाँ भी आप देखोगे पानी पानी देखने को मिलता है। तो नदियों में इस टाइम क्या होता है, पानी ज़्यादा भर जाता है और नदियाँ अपने तटों के दोनों ओर ज़्यादा से ज़्यादा अपरदन करती है। जो भी उसके सामने आता है उनको रगड़ करके अपने साथ ले जाती है। तो जब कभी भी नदियाँ कोई पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो जो उसका पहाड़ी वाला नीचे वाला भाग होता है, उसको भी वह काटने का प्रयास करती है और काट भी देती है। तो ऐसे में जब पहाड़ी वाला क्षेत्र ज़्यादा कट जाता है, तो ऊपर वाला जो भाग हो गया खिसक करके नीचे आ जाता है, जिसके कारण से संबंधित स्थान में क्या होता है, भूस्खलन आ जाता है। तो नदी अपरदन के कारण भूस्खलन की घटना होती है। तो देखो, यहाँ जो भी लिखा हुआ सिंपल लिखे हैं मैंने इसको, ठीक है। 2-4 बार आप जब पढ़ लोगे तो इनको आप खुद समझ जाओगे। तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है भूस्खलन का मानवीय कारण। तो अभी हम लोगों ने भूस्खलन के प्राकृतिक कारण को देखा, जिसमें नदी अपरदन, तीव्र ढाल, गुरुत्वाकर्षण बल और भूकंप जैसी घटनाएं सम्मिलित हैं। इसी प्रकार से मानव के चलते भी भूस्खलन होते हैं। इनको हम लोग देखते हैं। पहला हमारा वनों की कटाई। वन भूमि या मिट्टी को बांधे रखने का काम करती है, परंतु जब मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वनों की कटाई करते हैं, तो भूमि ढीली पड़ जाती है। परिणाम स्वरूप मिट्टी का अपरदन होने लगता है और भूस्खलन जैसी घटनाएं होती है। तो इनको आप अपने से समझ गए होंगे, यह बहुत आसान है। वन क्या करता है, जो पेड़ होता है, पेड़ पौधे होते हैं, इनकी जड़ मिट्टी को पकड़े रखता है। तो जब कभी भी वन को काट देंगे तो क्या करेगा, ये जो ये जड़ होगा ये कमज़ोर हो जाएगा। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जितने भी वन जंगल होते हैं, जब कभी भी उनको काट दिया जाता है, तो इससे जो पहाड़ी वाला ढाल हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है और इसका ऊपरी भाग नीचे गिर जाता है। तो इसी के कारण भूस्खलन आता है। तो भूस्खलन का पहला मानवीय कारण था वनों की कटाई। इसको आप समझ गए होंगे। देखते हैं हम लोग अगले पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है निर्माण कार्य। निर्माण कार्य भी भूस्खलन के कारणों में से एक है। जब पहाड़ों को काट करके सड़क या रेल लाइनों का निर्माण किया जाता है, तो पहाड़ी ढाल कमजोर पड़ जाती है। अतः निर्माण कार्यों से भी भूस्खलन को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। देखो, निर्माण कार्य कहने का मतलब है यहाँ पर मनुष्यों के द्वारा निर्माण किया जाता है। निर्माण कैसे किया जाता है, तो सड़क रेल लाइनों का निर्माण होता है। आप लोग देखे होंगे रेल लाइन, बहुत सारे रेल लाइन जो होते हैं गुफा से होकर गुजरता है, पहाड़ों के बीच से उनको गुजार दिया जाता है। और जो सड़क होते हैं, पहाड़ों में सड़क बना दिया जाता है काट काट करके। तो जब कभी भी वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होती है, सड़क बनाए जाते हैं, रेल लाइनों का निर्माण होता है, पुल बना दिया गया, तो इनके चलते क्या होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं कमज़ोर होते जाते हैं। और जब कभी भी वहाँ किसी तरह का हलचल हुआ, तो वहाँ पर तुरंत ही भूस्खलन की घटना हो जाती है। तो निर्माण कार्य के चलते भी भूस्खलन होता है, जो एक मानवीय कारण है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट आपको देना है खनन कार्य। जब मनुष्य पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के खनिजों को निकालने के लिए भूमि की खुदाई करते हैं, तो इससे कभी कभी भूस्खलन जैसे घटनाएं भी घटित हो जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहुत प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, जैसे कोयला हो गया। जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में भी कोयला पाया जाता है। तो जब कभी भी ऊंचे भागों या पहाड़ी क्षेत्रों में खनन करके खनिजों को निकाला जाता है, तो इससे पहाड़ी क्षेत्र कमज़ोर हो जाते हैं और वहाँ पर भूस्खलन जैसी घटनाएं होती है। तो यह तीसरा कारण था खनन कार्य, जो एक मानवीय कारण है, मानव के चलते होता है। तो इनको समझ गए होंगे, यह मानवीय कारण था। जो अभी हम लोग देखें 3 पॉइंट को, तो इसको देख लीजिएगा। यह बहुत ही सिंपल है। वनों की कटाई, निर्माण कार्य और खनन कार्य, ये सभी मानवीय कारण है जिसके चलते भूस्खलन आता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है भूस्खलन के प्रभाव। तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला हमारा है जनधन की हानि। देखो, बहुत ही सिंपल है। कोई भी आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा आएगा, तो उस पर जनधन की हानि होगा ही होगा। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे सिमिलर पॉइंट है, जिसमें लगभग प्रत्येक प्राकृतिक आपदा में वह घटना होती है, यानी वह उस तरह के प्रभाव देखे जाते हैं। तो भूस्खलन का प्रभाव का पहला पॉइंट क्या है, जनधन की हानि। इसको हम लोग देखते हैं।
जब पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं होती है तो वहाँ निर्वासित व्यक्ति मलबे में दब जाते हैं, जिससे या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वे घायल हो जाते हैं। इससे काफ़ी जनधन की हानि होती है। ऐसा तब होता है जब भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में पहले से भूस्खलन की जानकारी नहीं होती है। तो कोई भी भूस्खलन हो जाए या कोई भी प्राकृतिक आपदा हो जाए, वहाँ पर जनधन की हानि होगा। जैसे मतलब भूस्खलन हो गया, उसमें कोई दब गया, कोई गाड़ी दब गया, किसी का घर द्वार धंस गया, तो इसमें जनधन की हानि होगा ही होगा। ठीक है, तो ये भूस्खलन का पहला प्रभाव था, जनधन की हानि। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, दूसरा हमारा है अवस्थापना सुविधाओं की क्षति। दूसरा क्या है? अवस्थापना सुविधाओं की क्षति। जब भूस्खलन की घटनाएं होती है तो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में रेलवे लाइन, दूरसंचार, सड़क, विद्युत, जलापूर्ति लाइनें, पुल और पुलियां आदि टूट जाती है। तो यहाँ पर अवस्थापना सुविधाओं का मतलब क्या है? जो मनुष्य के द्वारा स्थापना किया जाता है, निर्माण किया जाता है। जैसे पुल हो गया, सड़क हो गया, दूरसंचार हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे पुल और पुलियाँ होते हैं। जब कभी भी पहाड़ी क्षेत्रों से पुलों पर पत्थर गिर जाते हैं, धंस के उसके मलबे गिर जाते हैं, तो ये सभी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी निर्माण कार्य संबंधित होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो ये दूसरा प्रभाव था भूस्खलन का। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, भूस्खलन का तीसरा प्रभाव है बाढ़ की संभावना। जब किसी कारण से भूस्खलन की घटना होती है तो कारणवश यदि भूस्खलन की मलबा किसी बांध पर गिर जाए तो वह बांध टूट सकती है और आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वह बाढ़ग्रस्त हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, यदि भूस्खलन की घटना होगी तो उससे जो मलबा होगा, देखो पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारे डैम, बांध बने होते हैं, तो जब कभी भी वहाँ पर भूस्खलन होता है, वहाँ से जो लुढ़क करके बांध पर गिरता है तो इस पर बांध पर लोड ज़्यादा पड़ता है और बांध टूट जाता है। तो इस कारण से जो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, बांध टूटने के कारण बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं होती है, इनका इस प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। तो यह तीसरा प्रभाव था बाढ़ की संभावना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, चौथा प्रभाव है कृषि भूमि या फसलों की क्षति। तो किसी प्रकार के भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, लगभग कृषि भूमि या फसलों की क्षति तो होता ही है। जैसे बाढ़ आ गया, तो बिहार में आप सुने होंगे बाढ़ बहुत सबसे ज़्यादा आता है। तो वहाँ पर जो मैदानी भाग हो गया, जो फसल हो गया, बाढ़ में डूब जाता है। तो वहाँ पर कृषि भूमि और फसल डूबा कि नहीं डूबा। इसके अलावा जहाँ भी आ गया, भूकंप आ गया, तो भूकंप आया तो कोई बिल्डिंग विल्डिंग खेत में गिर गया, चाहे जो भी होगा वहाँ पर नुकसान हो ही जाएगा। तो भूस्खलन के कारण भी कृषि भूमि या फसलों की क्षति होता है। इसको देख लीजिए आप। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्य पर्वतीय ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर की जाती है। भूस्खलन होने से यह सारे सीढ़ीनुमा खेत मलबे में तब्दील हो जाती है, जिससे कृषि भूमि और फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। इनको समझ गए होंगे, जब कभी भी भूस्खलन आएगा उससे जो मलबा होगा अधिक कृषि भूमि में जाएगा तो क्या होगा, वह तहस नहस हो जाएगा, जो फसल होगा उसमें बर्बाद हो जाएंगे। तो भूस्खलन के कारण कृषि भूमि और फसलों को क्षति होता है। यह चौथा प्रभाव था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, पांचवा प्रभाव आपको देना है पलायन की स्थिति। भूस्खलन अथवा किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों के घर आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे उन्हें भारी संख्या में पलायन का सामना करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो पलायन हर प्राकृतिक आपदा में होता है, जैसे भूस्खलन आ गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी आ गया, किसी तरह की भी प्राकृतिक आपदा हो वहाँ पर पलायन की स्थिति आता है। तो जो प्रभाव होते हैं लगभग सेम होते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ आपको चेंज करना पड़ेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पलायन की स्थिति भूस्खलन है, तो यहाँ पर भूस्खलन से संबंधित आपको कुछ लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको देख लीजिए। भूस्खलन अथवा किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों के घर आदि नष्ट हो जाते हैं। तो नष्ट होंगे घर तो उनको क्या होना पड़ेगा, उनको फिर से घर बनाना पड़ेगा, या वहाँ से उनको दूसरे जगह पर जाना पड़ेगा। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, पलायन की सामना करना पड़ेगा। पलायन करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। इसके कारण से बहुत सारे लोग गरीब हो जाएंगे, जिसका धन उन होगा सब लोग वहीं पर डूब जाएगा, बेरोजगार होते जाएंगे, उनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं होगा। इसके अलावा अनाजों की कमी के कारण वे भूखमरी की स्थिति में आ सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्या का सामना उनको करना पड़ सकता है। तो ये थे भूस्खलन के प्रभाव या किसी भी प्राकृतिक आपदा के ये सभी प्रभाव थे। इनको आप लिख दीजिएगा। किसी भी प्रकार का पूछे, यदि पूछेगा कि भूकंप का प्रभाव बताएं, तो यही सब पॉइंट आपको लीजिएगा और वहां पर लिख दीजिएगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, इनको नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।